प्रशांत सर, अडानी जी को लेकर के, चूंकि गुजरात से आप उनका कार्यकाल देखते रहे हैं, पिछले कुछ समय से लगातार राहुल गांधी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बहुत मुखरता से बहुत सारे सवाल उठा रहे थे। तब सारे लोग ये कह रहे थे, कह रहे बस ऐसे ही आरोप हैं ये सब। लेकिन अब तो अमेरिका में जब उनके अगेंस्ट वारंट इशू हो गया, मामला सामने आ गया रिश्वतखोरी का, किस तरीके से क्या चीजें चल रही हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है उनके बचाव में उतर गए हैं। इसको कैसे देखा जाए? क्या इस बचाव से वैश्विक स्तर पर आपकी छवि जो है वो बची रहेगी, बनी रहेगी? हर एक देश दो चीज से चलता है, एक फार्मिंग यानी किसान से, और दूसरा उद्योगपतियों से, इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री है तो हम सब लोग अच्छी तरह मतलब देश को चला पाते हैं। देश की जीडीपी में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अपना देश की बात करें तो आजाद होने के बाद 70 साल हुए। ये गौतम अदानी ऐसी क्या चीज है जिसको बचाने के लिए एक तरफा मतलब पूरा एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो खड़ा कर रहे हैं, वो फिर चाहे उनकी सेबी की मैटर हो, वो चाहे उनके मतलब एक हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दिया। अभी हर एक जो रिसर्च वर्क जो कर रहा है वो बंदा पब्लिक इंडिया पे भी रिसर्च करेगा और अदानी पे भी रिसर्च करेगा और रिसर्च का पेपर रखेगा। तो उसको लेके इतना घमासान जो मचा हुआ है, और खास करके सियासी घमासान। अभी गौतम अदानी की हिस्ट्री में आपको ले जाना चाहता हूं। मैं 90 के दशक में जब पढ़ रहा था 5th थ्रू 10th स्टैंडर्ड, तो हमारी एक छोटी सी स्कूल एक गली में हुआ करती थी। वो गली के स्कूल के एग्जैक्ट सामने एक शॉपिंग मॉल हुआ करता था। शॉपिंग सेंटर, मॉल तो तब नहीं थे। उसमें एकदम ग्राउंड फ्लोर की एक शॉप हुआ करती थी, अदानी एम्पोरियम, कपड़े की दुकान। वो कपड़े मतलब वो जिसको हम ताका फाड़ना बोलते हैं, कपड़े बेचते थे, कपड़े का व्यापार करते थे। उसमें से पता नहीं उनका ऐसा कैसा विजन खुला कि जो भी पहले की सरकार कांग्रेस की थी, ये थी, उन्होंने उनको सपोर्ट किया रहेगा। तो पहले प्लास्टिक फॉर्मेशन के बिजनेस में गए, उसके बाद कोई और शिपिंग के बिजनेस में गए, फिर धीरे धीरे पता नहीं अचानक से उनकी स्किल सेट ऐसी तो कैसे बढ़ गई रातों रात कि जो हमारी आपकी और वो टाइम के किसी और बिजनेसमैन की नहीं बढ़ी। और वो गुजरात में पूरा पोर्ट लेने लगे, गुजरात में घुस के बहुत कुछ करने लगे। मतलब जो उनकी स्किल सेट भी नहीं थी वो बिजनेस करने लगे और एक बिजनेस टाइकून की तरह लोगों के आदर्श बन गए। अरे धीरू भाई ने पेट्रोल पंप पे काम किया था, तब जाके पता चला पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनानी होगी, और पेट्रोलियम ही प्रोडक्ट बनाई उन्होंने, फिर बाकी बिजनेस शुरू किया बाद में। तो ठीक है, एक चीज बहुत क्लियर हो गई, 2002 के बाद गौतम अदानी को एक बहुत बड़ा हाइप मिल गया। वो कहीं ना कहीं किसी के आशीर्वाद से आया। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब नरेंद्र मोदी जी। तो एक बड़ा हाइप आया और पूरा मतलब आधा 70% गुजरात के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो गुजरात की हुआ करती थी, वो सब धीरे धीरे अदानी में आने लगी और अदानी वो बिजनेस उठाने लगे। अभी ये जो पूरा हादसा हुआ है, आज से 1 साल पहले मेरे पास भी एक छोटा सा आर्टिकल आया था कि यूएस की कोई इंटरनेशनल कोर्ट में, कि फेडरल कोर्ट में किसी ने केस दर्ज किया है कि आंध्र प्रदेश की कोई डील में ऐसा हुआ है, और जहां पर जगन मोहन रेड्डी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अभी वो तब दब चुका था। अभी ये तो अमेरिका है, इंडिया तो है नहीं कि उसकी जुडिशियरी पॉलिटिक्स के हिसाब से काम करेगी। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जांच की, पड़ताल की, तब जाके आज उन्होंने ये वारंट इश्यू कर दिया है। अभी प्रॉब्लम ये है कि इससे नामोसी हिंदुस्तान के सिस्टम की बाहर आई है कि हिंदुस्तान की सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी, जो डिस्कॉम, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और कॉरपोरेशन है, वो खुद लॉस में चल रही है। वो अदानी से बड़े पैसे में बाय कर रही है और उसके लिए अधिकारियों को 2000 करोड़ तक की घूस दी गई है। मतलब ये पूरा चिट्ठा जो फटा है, जितना गौतम अदानी के नाम पे फटा है, उतना ही यहाँ के अधिकारियों के नाम पे भी फट चुका है कि इंडिया की सिस्टम इतनी कैसे करप्ट है। अभी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसईसीआई, तो आज तक क्या सो रहा था कि उसको इंटरनेशनल कोर्ट ने जगाया कि भैया आपके वहां ऐसा हो गया है। अभी सोलर के ऊपर मैं बात करूं तो जो पीपीपी, पावर परचेज एग्रीमेंट, पीपीए जो होता है 25 साल के लिए, टेक्निकली मैं भी वही फील्ड से हूं, सोलर के नहीं पर इलेक्ट्रिकल और आईटी के फील्ड से हूं। सोलर का पावर परचेस एग्रीमेंट 13 साल और 12 साल 25 साल के लिए होता है। हमारे गुजरात की नामोसी देखिए, जीईबी, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो खुद का थर्मल पावर स्टेशन कोई मेगावाट की कैपेसिटी में होता है, वो पावर स्टेशन बंद है। यहाँ पर यहाँ के इंजीनियरों को, वहां के इंजीनियरों को कहीं और शिफ्ट किया गया है कि ये हमारा पावर स्टेशन के पास कैपेसिटी अभी नहीं रही है,
हम पावर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको कहीं बाहर जाना है और वो पावर अदानी से परचेस किया जाता है, जिसका पावर स्टेशन कहीं और कच्छ के कोने में पड़ा है। तो अदानी से हम बाय करते हैं और हमारे गुजरात के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका पावर बंद किया गया है। थर्मल पावर स्टेशन गांधीनगर का, वो भी गुजरात का कैपिटल, गुजरात के कैपिटल का पावर स्टेशन बंद पड़ा है, अदानी से परचेस होता है। अभी ये पीपीए के लिए एक जो हाइप आया, जो नेहरू जी ने स्कीम बनाई, फिर वाजपेयी जी के नाम से वो कन्वर्ट हुई, उसमें ऐसा है कि पहले 13 साल आपको 7 या 8 या 9 रुपए में पावर परचेस करते हैं और बाकी के 12 साल वो 7-8 का 6, 5, 4, 3 हो जाता है, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी ऑफ बाइंग, गवर्नमेंट की बाइंग पावर और आपकी गवर्नमेंट बाइंग पावर, आप कैसे गवर्नमेंट को बाय करते हो। क्योंकि ये जो किस्सा जो बात की है कि आपने अधिकारियों को बाय कर लिया है और बता दिया है कि भाई मेरा पावर परचेस आप बड़े प्राइस से ले लेना। जो डिस्कॉम लॉस दिखा रहा है, उनके एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रहा है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं कर पा रहा है, जो कोल परचेस होने के बाद उनकी, आज की आप जाओ कोई भी पावर स्टेशन में आप घुस जाओ, आरपी आप जहां बैठे हो, आप लखनऊ में चले जाओ, वहां के पावर स्टेशन को देख के आओ, उसका जो भी टर्बाइन होता है, उसका डीजी सेट होता है, उसकी जो चिमनी होती है, वो पिछले 40 साल से वैसे ही सड़ी पड़ी है, उसको किसी ने स्ट्रेंथन नहीं किया है। एक थोड़ा बहुत काम किया है स्काडा पे, जो छोटा मोटा मीटरिंग का काम किया है, वो भी एक बिजनेस के लिए किया है, बाकी कोई चेंजेस और मॉडर्नाइजेशन इंटरनल सिस्टम में नहीं हुआ है। और ये लॉस वाली कंपनी अदानी जी का पावर बड़े प्राइस से हो रहा है। तो मेन कि गौतम अदानी जो एनर्जी कंपनी है, उन्होंने ये बड़ा जो ऑर्डर उठाया, और वो भी गीगावाट। सर 1 मेगावाट पावर प्रोड्यूस करने का खर्चा 5 करोड़ है, 5 करोड़। 1000 मेगावाट मतलब 1 गीगावाट होता है, तो 500 करोड़ में 1 गीगावाट बनता है। तो अकॉर्डिंगली जो भी इन्होंने 7 या 70 गीगावाट का पावर बनाया है, 1-2 मिनट ले लेता हूं, ये जो बनाया उसको उन्होंने यूएस के इन्वेस्टर को अप्रोच किया कि भाई हमारे यहाँ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी डील है, तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट आ चुका है, एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट आ चुका है, आप मुझे कृपया फंड करें। और वो बड़ा बड़ा फंड वहां से आया। और वो फंड क्यों लिया? क्योंकि ये कैपेसिटी कब बिल्डिंग होगी? जब ग्राउंड पे प्रोजेक्ट आएगा। लेकिन ग्राउंड पे लाने के लिए इन्वेस्टमेंट का जो पैसा आया है उससे घुस खिलाइए। तब जाके इंटरनेशनल कोर्ट ने ये वारंट जारी किया कि हमारे यूएस के इन्वेस्टर के पैसों का मिसयूज किया गया है। अब तो ये सब चिट्ठा ओपन में है, पब्लिक फोरम में है, अब जो होगा वो लीगली होगा, अब तो कोई बचा नहीं सकता। तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस को राजनीति करने की कहां जरूरत है? आज मैं अगर कुछ करता हूं और मेरे खिलाफ कुछ भी जारी होता है तो उसको बीजेपी कांग्रेस से क्या लेना देना है? ठीक उसी तरह आप गौतम अदानी को भी आप छोड़ दो कि भाई तू बिजनेसमैन है, तूने किया है, तू भुगत, बाकी सिस्टम को क्या लेना देना। ये पता नहीं उनके योद्धा एक युद्ध करने आ चुके हैं मैदान में। प्रशांत सर, बात ये है ही नहीं ना कि आप गौतम अडानी पे आरोप लग गया और आप कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी वो उनको छोड़ दें। भाई भाजपा आज जिस हिसाब से बात कर रही है, हिंडनबर्ग ने जब बात की, अडानी का जो वीडियो आया उसके पीछे हमारा राष्ट्रध्वज रखा हुआ था और अडानी ने हिंडनबर्ग के मामले को लेकर के भारत की मीडिया या सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने सवाल उठाए उनको सीधा सीधा राष्ट्रद्रोह से जोड़ा और उस पे सरकार मौन रही। क्या सरकार ने एक लाइन का खंडन जारी किया कि नहीं नहीं अडानी तुमसे सवाल किया जा रहा है तो तुम कैसे राष्ट्र हो गए हो? तुम राष्ट्र से ऊपर थोड़ी हो, राष्ट्र से ऊपर तो हम नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, तुम क्या चीज हो? तुम एक व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेस कर रहे हो, सही तरीके से बिजनेस करोगे बहुत अच्छी बात है। लेकिन मामला तो यहां था नहीं, यहां तो बात बिजनेस की है ही नहीं। एक उदाहरण आपको देता हूं, आपने अधिकारियों की बात करी, उत्तर प्रदेश के अंदर इसी कोयले को लेकर के एक आदेश जारी होना था। जो उस आदेश जारी करने वाली जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति था, जो अधिकारी था, उसने कहा कि नहीं मैं ये आदेश जारी नहीं करूंगा। तुरंत उस व्यक्ति का वहां से ट्रांसफर किया गया, उसकी जगह पर एक चहेते व्यक्ति को लाया गया और उस चहेते व्यक्ति से उस ऑर्डर पर साइन कराया गया। वही कोयला परचेज का मामला था जिसमें कई गुना ऊपर रेट पर कोयला खरीदा गया उत्तर प्रदेश के अंदर। इतना ही नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति का इंटरेस्ट इसलिए भी था उस जगह पर आकर के साइन कर देने का क्योंकि उसी विभाग में एक पुरानी फाइल उनकी लंबित थी, जिस फाइल को उन्होंने उसी बहाने सल्टा लिया कि भाई हम साइन करेंगे तो कुछ तो फायदा लेंगे ना, तो उन्होंने उसको सल्टा लिया। जी प्रशांत सर, एक चीज ऐड कर देता हूँ। 2-3 साल पहले एक बहुत बड़ा हाइप आया था कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे, संसद में भी ये बात हुई थी, हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे, उतना ही कोयला है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ठप हो जाएगी, इसके बाद हम कुछ नहीं
पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने उसकी असेंबली में भी ये बोला था, संसद में भी ये मुद्दा चला था, 2-4 दिन डिबेट भी चली थी। वो सब क्या था? ये प्रोपोगेंडा था कि हिंदुस्तान के पास कोयला नहीं है, पर अदानी कोई तो कोल माइंस लेके आया है कहीं से, वो पूरे देश को कोयला सप्लाई करेगा। मतलब धीरे धीरे कोल इंडिया भी खत्म करना है, पोर्ट भी खत्म करना है, एविएशन भी खत्म करना है, सब कुछ अदानी के पास कोई तो जादुई चिराग है, वो कहीं से भी लेके आते हैं और देश को सप्लाई करते हैं। तो हम सबको तो उनका सम्मान करना चाहिए कि हमारे देश की कैपेसिटी नहीं बची है, सिर्फ गौतम अदानी के पास ये कैपेसिटी बची है, वो पूरा देश चलाए। आभार।